Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक टू योर क्लास एंड दिस इज योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की ज्योग्राफी कर रहे थे इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक वाली बुक का। दोस्तों ये चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये वीडियो का पहला पार्ट है। वीडियो के 3 पार्ट आने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये, क्योंकि इसका रिलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे भारत से। मतलब हम ये भी जानेंगे कि भारत का लिंकअप इससे कैसा है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है नहीं, तो हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड तो हो रहा है, ठीक है, व्यापार हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ट्रेड से पहले हमें जानना ज़रूरी है क्या ट्रेड पहले भी होता था या नहीं। तो उसका सीधा जागता एग्जाम्पल हमारे सामने यही है, जीता जागता एग्जाम्पल कि एंशिएंट टाइम पे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, हमारे जितने भी व्यापारी, पुजारी, यात्री और तीर्थकार जो होते थे, वो ज्ञान, अवसर और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए और अपने आप को बचने के लिए विशाल दूरियां तय करते थे। और दोस्तों अगर ये विशाल दूरियां तय करते थे तो ट्रेड करने के लिए ही आते थे। हाँ, बस कमी ये थी उस समय पे कि उस समय पे कोई मनी नहीं ट्रेड करता था, लेकिन उस वैल्यूज़ ट्रेड करते थे, स्किल ट्रेड करते थे, आइडिया, इनोवेशन, इवन वो लोग कहीं ना कहीं जम्स भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, जिसका सबूत हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के साथ भी मिलता है कि ये लोग भी उस टाइम पे ट्रेड करा करते थे। तो ट्रेड का एग्जांपल अगर आपने देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेड की जड़ें जो हैं वो बहुत टाइम पहले से ही हमारे साथ थी। बस शर्त ये है कि उस समय इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था, वैल्यूज़ का ट्रेड होता था, है ना। फिर बाद में चीज़ें और अच्छी ट्रेड होने लग गई थी। ट्रेड को और ज़्यादा बूम जब मिला, बूम इन द सेंस बहुत तेज़ी ट्रेड ने जब पकड़ी, जब उसने अपने साथ नेटवर्क्स को और ज़्यादा अच्छा कर लिया। मतलब हमारे पास जब ट्रांसपोर्टेशन आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमने जो हमारे मैं कह सकता हूँ कि नेटवर्क्स जो होते हैं, ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो ख़त्म कर दिए और उससे हमारा जो व्यापार था वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा होने लग गया। मतलब फिर ट्रांसपोर्टेशन ने शुरुआती समय में ट्रांसपोर्टेशन ने सर्विसेज देनी चालू करी। इवन वो व्यक्तियों को और साथ साथ माल को, यानी कि जो सामान होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने लग गए थे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ने कहीं ना कहीं ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रांति ला खड़ी। तो ट्रेड हमारा उस समय पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होता था। नेशनल ट्रेड आपको पता ही है, इंटरनेशनल ट्रेड इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये हो गया कि जब हम अपनी सीमाओं से बाहर हट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार हट के चीज़ों को, अपनी सेवाओं को आदान प्रदान करता है, एंड इसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है ये, और साउथ अमेरिका के अंदर अगर कोई सामान बन रहा है और वो यहाँ पे क्या कहते हैं अफ्रीका को बेच दे रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। जब अपने प्लेसेस को छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट पे कोई सामान बेचते हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। एंशिएंट टाइम से भी ट्रेड हो रहा था, है ना। एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय पे किसान जो होते थे वो किसी भी पेस्टोलिस से मिलते थे या पेस्टोलिस किसी किसान से मिलता था और वो जानवर या पनीर या चमड़ा या मांस देता था और उसके बदले में उसको कोई धातु मिलती थी, है ना। तो ये सिस्टम शुरुआती समय से था। तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड का इतिहास बहुत पुराना है। लोग लंबी दूरियां तय इसलिए करते थे ताकि कोई सामान चोरी ना हो जाए या किसी सामान को वो बचा सके, या अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या है वो आपको पता ही है। उस समय पे सिल्क रूट धीरे धीरे कनेक्ट होने लग गए थे और लोग ज़मीनों से और साथ साथ पानी से के रास्ते से व्यापार करने लग गए थे। तो उस समय पे शुरुआती समय पे जब कॉलोनियल पीरियड था तो उस समय पे दासों का ट्रेड हुआ करता था। तो यानी कि कॉलोनियल टाइम पीरियड पे दास व्यापार शुरू हुआ था और वो एक कॉमन चीज़ थी। तो इतिहास के बारे में आपको काफ़ी जानने को मिल गया
अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे भारत की अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे भारत ने कैसा बदलाव करा। आपके सामने ये ट्रेड का एक चार्ट बना हुआ है और ये आपकी बुक के अंदर भी है। 2013 और 2012 और 13 का है, 2016 और 17 का है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें बता रखी है कि इंडिया ने फॉरेन ट्रेड कब से कब और कितनी मात्रा में क्या किया था, है ना। तो चेंजिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये है कि अब जो भूतकाल में चीज़ें थी, जो पास्ट में चीज़ें थी, वो व्यापार अलग तरीके से होता था और अब जो व्यापार हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें बदलाव आए हैं। आए क्यों हैं? क्योंकि अगर शुरुआती समय की बात करी जाए, शुरुआती समय कौन सा, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। हमारा देश लगभग आपको पता ही है 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 तक आते आते हमें अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, हमें अपनी पॉलिसीज़ बनाने में लग गया था। तो इसलिए 1950 और 1960 का जो दशक था वो हमारे लिए बहुत कठोर बूंद था। यानी कि उस समय पे हम सामान को इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे। इंपोर्ट करना यानी कि हम बाहर से सामान को ख़रीदा करते थे। अब ख़रीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको पता है, मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें पैसा चुका के क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता था, ख़रीदना पड़ता था। लेकिन समय बदला। लाल बहादुर शास्त्री जी की जय हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1960 के दशक में हरित क्रांति चली। जब हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो 1970 का जो दशक था हमारे भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो 1970 से 1980 के दशक के बीच में मैं बोल सकता हूँ कि हमने व्यापार के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ करना चालू कर दिया। थोड़ा बहुत ग्रोथ कैसे करना चालू कर दिया? हमने उस समय पे जो बाहर का इंटरनेशनल ट्रेड था वो कम कर दिया, यानी कि अपने देश के अंदर ही सामान हम बनाने लग गए थे। क्योंकि आपको पता है उसके बाद अंग्रेज़ भी काफ़ी हद तक चले गए थे और हम लोगों ने ही अपने सामान को और अच्छा बना के उसे बाहर बेचना चालू कर दिया। यानी कि अब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और इम्पोर्ट कम कर रहे थे। तो ये ध्यान रखना। बस यहाँ पे दिक्कत ये हुई थी कि 1960-70 के दशक में हमारे पास पेट्रोल नहीं था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे खदानें बहुत कम थी। तो इसीलिए इनकी वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़नी चालू हो गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। तो इसीलिए जो हमारा जो इंडिया का इंपोर्ट सिस्टम था उसमें काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला। आप ये 2009, 10, 11, 15, 16 और 16, 17 के आप डेटा उठा के देख सकते हैं। आपकी किताब के अंदर फिगर नंबर 11.4, टेबल नंबर 11.4 में बना हुआ है और बताया हुआ है कि कौन कौन सा सामान हम पहले कितना खरीदते थे और अब हम कितना खरीदने लग गए हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमने कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया। यानी कि हमने अब यहाँ पे जो हमारा जो खनन है, पूंजी सामान है, मशीनरी है, अब हम उनका आयात करने लग गए थे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे भारत देश में इतनी अच्छी तरीके से बन नहीं पा रही थी। 1970 के बाद तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत हमने अपने सिस्टम को ठीक कर लिया था, जिसमें से जो फर्टिलाइज़र है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वही बस पीक पे गए थे जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। हमने कैपिटल गुड्स बहुत सारे खरीदे थे 1970 के दशक में भी, जैसे कि मशीनें हो गई, बड़े बड़े सामान हो गए, है ना, वो सब। हाँ, फूड का जो था हमने एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर लिया था, तो इसलिए हमारा फूड प्रोडक्शन जो था काफ़ी अच्छा हो गया था और जो हम बाहर बेच रहे थे, हम बाहर से कुछ और चीज़ें भी खरीदते थे, जिसमें से हमारे मोती हैं, कीमती पत्थर हैं, सोना चांदी हैं, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज भी बाहर से ही ख़रीदनी पड़ती है और जो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इंडिया के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर बढ़ने वाली जो कर्ज है वो इसी रूप में हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब आप समझते हैं कि अगर भारत के अंदर कुछ चीज़ पैदा नहीं हो रहा है तो वो सामान कहाँ कहाँ से किस किस देशों से ख़रीदा जाएगा, या हम कितना सामान किस देश में बेचते हैं और कितना सामान किस देश से ख़रीदते हैं। तो आप सीधा सीधा एग्जांपल देख सकते हैं। एक्सपोर्ट हम करते हैं, हम एक्सपोर्ट परसेंटेज आपको किताबों में नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने विकिपीडिया से ढूंढ के निकाली है। ये हमारा एक्सपोर्ट का परसेंटेज है और ये हमारा इंपोर्ट का परसेंटेज है। एक्सपोर्ट वही जो हम बेचते हैं, इंपोर्ट वही जो हम ख़रीदते हैं। तो देख रहे हो हम अब बेच ज़्यादा रहे हैं और ख़रीद कम रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में बस यूएसए ही एक ऐसी कंट्री बची है जो आज हमारी व्यापार में सबसे ज़्यादा मदद करती है और सबसे ज़्यादा हम उनसे सामान खरीदते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूके, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, यूए
और चाइना, सिंगापुर, ये कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम सामान बेचते हैं, इनके साथ हम व्यापार करते हैं और इनको ही हम सामान बेच देते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम है भारत का। और साथ साथ ट्रेडिंग सिस्टम के लिए हमें कोस्टल लाइन बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम पानी के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं तो कोस्टल लाइन के थ्रू करेंगे, अगर हम एयर से कर रहे हैं तो हम फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, बट इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बताए हुए हैं कि जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेजर चीज़ें हैं वो है हमारे कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस पे जितने भी पोर्ट्स बने हैं वो पोर्ट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और उसने कैसे हमारे भारत देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट ला खड़ा किया है, जिसे आप हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, है ना। बंदरगाह अब आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स मीट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।